हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है वीकली करंट अफेयर के सेशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, काफ़ी सारी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं और आगे लाइन में भी काफ़ी सारी नोटिफिकेशन आगे आएंगी और सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए अपना बेस्ट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें करंट अफेयर के इस सेशन से। सो लेट्स बिगिन अवर सेशन। Our first news is related to Niti Gear Shift Challenge. So it's about Niti Gear Shift Challenge, जिसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने along with IIM Bangalore, Smart Freight Center India, CalStart Drive to Zero, WRI India। इन सभी ने मिलकर के नीति गियर शिफ्ट चैलेंज, नीति आयोग का नाम आप नीति जो खुद इस चैलेंज का नाम है उस पर से याद रख सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? सो इट्स एम टू एनकरेज इनोवेटिव बिजनेस मॉडल जो अडॉप्ट करना चाहते हैं ज़ीरो एमिशन ट्रक को। सो आपको याद रखना है कि नीति गियर शिफ्ट चैलेंज का एम क्या है, गोल क्या है, इसे स्टार्ट क्यों किया गया है? टू एनकरेज इनोवेटिव बिजनेस मॉडल फॉर अडॉप्टिंग ज़ीरो एमिशन ट्रक इन इंडिया, ज़ीरो एमिशन ट्रक्स। ऑफकोर्स 2070 तक हमारे ज़ीरो एमिशन टारगेट को अचीव करने के लिए ये हेल्प करेगा। Second news is related to Patriot Air Defense System, which stand for Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target। ये एक तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है और ये यूएस आर्मी के द्वारा यूज़ किया जाता है। सो यू नीड टू रिमेंबर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम कौन सी कंट्री का है? सो दैट इज़ रिलेटेड टू यूएस। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू बस्टिल डे। बस्टिल डे जो कि सेलिब्रेट किया जाता है फ्रांस में नेशनल डे के तौर पे। सो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 14, मार्किंग द स्टॉर्मिंग ऑफ बस्टिल प्रिजन इन पेरिस ऑन जुलाई 14, 1789। सो आप सभी को पता होगा फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ था एंड ये उसी को लेकर के कंसिडर किया जाता है। फ्रांस अपना नेशनल डे बनाता है 14 जुलाई को, जिसको बस्टिल डे के नाम से जाना जाता है। Here is another news related to drug tirzepatide. So it is a drug which is approved in India and it is considered used for weight loss drug. अगर देखा जाए तो पहले ये डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते थे उनके लिए यूज़ किया जाता था। इट इंड्यूस वेट लॉस बाय बूस्टिंग हार्मोन GLP-1 and GIP which promotes satiety and manage glucose level. सो अ क्वेश्चन कुड कम, tirzepatide ये जो वर्ड है न्यूज़ में हाल ही में था, ये किसके रिलेटेड है? सो यू हैव टू रिमेंबर इट इज़ रिलेटेड टू वेट लूजिंग ड्रग। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज, द टाइटल ऑफ नेक्स्ट न्यूज़ इज फिश MIP इनिशिएटिव। फिश MIP इनिशिएटिव विच स्टैंड फॉर फिशरीज एंड मराइन इकोसिस्टम मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट। सो दिस प्रोजेक्ट हैज़ बिन लॉन्च ऑफिशियली इन 2013। इसकी लॉन्चिंग हुई थी 2013 में बाय FAO। व्हाट्स इट टारगेट? सो इट बेसिकली प्रोवाइड्स नॉलेज टू इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट टू सपोर्ट इफेक्टिव प्लानिंग फॉर अडेप्टिव एंड रेजिलिएंट सी फूड सेक्टर इन फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से प्लानिंग की जाए अडेप्टिव और रेजिलिएंट सी फूड सेक्टर बनाने के लिए, उसमें ये फूड इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट की हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। नाउ फाओ काफ़ी फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का, तो हम इसे भी देख लेते हैं। फाओ स्टैंड्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। It is one of a specialized agency of United Nation established in 1945 after Second World War एंड उसके पहले हम लीग ऑफ नेशन देखते हैं कि जो बनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। सो यूनाइटेड नेशन की फाओ एक स्पेशलाइज एजेंसी है एंड इट इज़ अ लीगल इंटरनेशनल एफर्ट टू डिफीट हंगर।
हंगर को डिफीट करना है, इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। सो 3 चीज़ें जब फाओ आपके दिमाग में है तो 3 चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए, दैट इट मेक्स इंटरनेशनल एफर्ट टू डिफीट हंगर, improve nutrition and food security. Question could be formed like which of following are aims of FAO, और वहाँ पे दे देंगे defeat hunger, improve nutrition, food security and one another। तो यहाँ पे आपको ध्यान में होना चाहिए कि हाँ ये तीनों इसके एम हैं। आगे जब हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में और डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका हेड क्वार्टर लोकेटेड है रोम इटली। रोम इटली हेड क्वार्टर, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको उसका हेड क्वार्टर ज़रूर से याद रखना है। तो फाओ का हेड क्वार्टर है रोम इटली में। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन ये एग्जाम्स में आता रहता है। It's aim to provide achieve food security for all, ensure people have regular access to enough high quality of food to lead active and healthy lives। मेंबर 195 मेंबर है जिसमें 194 कंट्रीज है एंड एक यूरोपियन यूनियन। सो दिस इज हाउ इट बिकम्स 195। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम and International Fund for Agriculture Development. These both are sister bodies of FAO. World Food Program and International Fund for Agriculture Development, these both are sister bodies of FAO. इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं गया है, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, आगे आ सकते हैं। यू शुड रिमेंबर दिस। रिपोर्ट्स एग्ज़ाम्स में, सभी तरीके के एग्ज़ाम में रिपोर्ट्स तो ज़रूर से आते हैं। तो यहाँ पे आपको एक साथ मैंने दे दिया है कि फाओ कौन से रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। सो इट इज़ स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, सेकेंड स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, थर्ड स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट, एंड फोर्थ वन इज स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। सोफो, सोफिया, सोको एंड सोफी। So here again I am repeating: state of world forest, state of world fisheries and aquaculture, state of agriculture commodity market, state of food security and nutrition in the world. Next news is related to National Waterway 101, Tiso and Zungi rivers. So National Waterway 101 has been constructed on Tiso and Zungi river. जितने भी रिवर्स करंट अफेयर में रहते हैं, करंट न्यूज़ में रहते हैं, आपको उनका ओरिजिन पॉइंट ये सारे ही याद रखने हैं बिल्कुल से। तो आप देख रहे हैं तीजू रिवर जो ओरिजिनेट करती है लोंगखिम नागालैंड से, एंड इट फ्लोट्स इनटू छिनफिन रिवर इन म्यांमार। छिनफिन रिवर विच इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ इरावदी रिवर। तीजू रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज है जुंकी, लाइने, लिकिम्रो। फिर अगर हम बात करें जुनकी रिवर की तो ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ तीजू रिवर विद इन नागालैंड। नागालैंड के अंदर तीजू रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। सी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हम ये करंट अफेयर सेशन करते वक्त टू द पॉइंट रहे, इधर उधर की या कोई बहुत ज़्यादा अलग टॉपिक से हटके मैं कोई बात नहीं करती हूँ। इसलिए आप क्या टाइम भी मैं ध्यान रखती हूँ कि आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर आपका सारा कवर हो जाए। न्यूज़ टू द पॉइंट, जो ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो न्यूज़ दिया जाए। एंड मैं चीज़ों को रिपीट कर रही हूँ बार बार, अगर आपको लग रहा है कि कहीं रिपीट कर रही हूँ हेड क्वार्टर वगैरह, तो इसलिए कि कहीं आपके माइंड बार बार आप सुनेंगे तो शायद आपको याद हो जाए, वो याद रह जाए। जैसे हम गाने बार बार सुनते हैं तो हमें याद हो जाता है, राइट। हालांकि वहाँ पे काफ़ी धुन होता है, वो सारी चीज़ें होती है, हमारा माइंड काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होता है। स्टडीज़ करते वक्त थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, इधर उधर बहुत डिस्ट्रैक्शन स्टडी करते वक्त आने लगती है, बट यू हैव टू स्टे फोकस्ड। और इसी में ये करती हूँ, रिपीट करती हूँ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर दे, कहीं आपको याद आ जाए कहीं से। सो वही मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है। सो हियर इज़ अ न्यूज़ ऑन नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इस इंस्टीट्यूट को सेटअप किया गया था 2021 में अंडर द एक्ट ऑफ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021। इट इज़ अ काइंड ऑफ DFI, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो कि फोकस करता है लॉन्ग टर्म इंफ्रा फाइनेंसिंग पे।
जब भी किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में दिया हो, यू हैव टू रिमेंबर अ टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसका एम क्या है। सो यहाँ ये है DFI, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, और ये फोकस करता है लॉन्ग टर्म इंफ्रा फाइनेंसिंग में। इसको रेगुलेट और सुपरवाइज किया जाता है RBI के द्वारा एज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो डू रिमेंबर दैट इट इज़ रेगुलेटेड बाय RBI, NABFID, that is नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये रेगुलेट और सुपरवाइज किया जाता है RBI के द्वारा। Now let us understand what are DFIs. Development Finance Institution, it is an organization owned by government or public institution to fund infra and large scale project. So infrastructure के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं उनको फंड करने के लिए DFIs बनाए जाते हैं। टाइप ऑफ फंड प्रोवाइडेड आर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगर आप देखें कि शॉर्ट टर्म फंड्स कौन से होते हैं, जो लेस देन 1 ईयर है, NABFID, दैट इज़ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये टारगेट करता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म की फाइनेंशिंग को। मीडियम टर्म किसे कहते हैं 1 to 5 ईयर, एंड इफ़ इट इज़ मोर देन 5 ईयर देन इट इज़ कंसिडर्ड लॉन्ग टर्म। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बस आपसे यही कहूँगी कि मेरे चैनल से करंट अफेयर पढ़ने के बाद आप इसे रिवाइज़ करते रहिए, बिकॉज आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो जो चीज़ों को भूल जाएंगे। तो जितना ज़्यादा एक बार पढ़ना ज़रूरी है। आप नोट्स बनाते हैं तो वो भी ठीक है, आप इसे रिवाइज़ करते रहिए। आप सुन सकते हैं, दूसरी बार सुनिए। आपने अगर कहीं नोट्स बनाए हैं तो उसे बार बार रेफ़र कीजिए, तभी चीज़ें आपको याद रहेगी। एक बार अगर आपको लग रहा है आपने सुन लिया, पढ़ लिया और आपको परमानेंटली याद रहेगी, आपको एग्ज़ाम में जल्दी इजीली रिकॉल कर पाएंगे, सो ऐसा नहीं होगा। जल्दी रिकॉल करने के लिए स्पेशली जो टाइम लिमिट, मतलब टाइम लिमिट हर एक तरीके के एग्ज़ाम में है, बट जहाँ पे GK के लिए बहुत ही कम टाइम में आपको रिकॉल करना है, जैसे RBI ग्रेड B आप देख रहे हैं, 80 मार्क्स का वेटेज होता है GK का, और वहाँ पे टाइम लिमिट 25 मिनट्स होती है। तो वहाँ आप आंसर को रिकॉल कर पाए जल्दी क्वेश्चन पढ़ते ही, ताकि आपको 4 ऑप्शन ना देखने पड़े, राइट। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रिविज़न करते रहें। डू रिमेंबर दैट कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड बट कीप देम रिवाइजिंग। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल। फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स एक तरीके आप एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडी कह सकते हैं। यहाँ पे फॉरेन ट्रिब्यूनल्स की बात की जा रही है। अगर उसे ध्यान में रख के हम पढ़ें तो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स एक तरीके की क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ होते हैं जो कि इस्टेब्लिश किए गए हैं फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर ऑफ 1964 में, और वो ऑर्डर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946। तो जो ऑर्डर पास किया गया होगा उसकी पावर कहाँ से आई है, फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946। The primary purpose of this tribunal is to determine whether a person suspected of being a foreigner is an Indian citizen or not. Now do remember that this tribunal are unique to Assam. ये सारी जो tribunals हैं, I mean to say about foreign tribunals. So these foreign tribunals are unique to Assam, as other states handle cases of illegal immigrants under Foreigners Act without use of Foreigners Tribunal। यानी बाकी सभी स्टेट्स में यूज़ नहीं होता है, बट असम में ये किया जाता है। Each FT is headed by member who is typically a judge, advocate or civil servant with judicial experience। यहाँ पे टाइम बाउंड मैनर में केस सॉल्व किया जाता है। ट्रिब्यूनल इज़ रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व द केस विद इन 60 डे ऑफ रेफरेंस। ऐसे क्वेश्चंस भी काफ़ी बन रहे हैं एग्ज़ाम में कि कितने दिन के अंदर, और क्या ऐसे स्टेटमेंट्स भी दे दिया जाता है कि हाँ इतने दिन में उसको रिजॉल्व करके देना होता है। सो हियर द टाइम फॉर रिजॉल्विंग द केस इज़ 60 डे। The tribunal is required to resolve the case within 60 days of reference. If the individual fails to prove their citizenship, the foreign tribunal can order their detention in a transit camp for eventual deportation. तो मान लीजिए अगर कोई भी फॉरेनर है, वो इंडियन सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर पाया, तो उसको ट्रांजिट कैंप पे रखा जाएगा डिपोर्ट करने के पहले। एंड टू ऑल माई व्यूवर्स, देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी टाइम से हमारा जो कंटेंट है वो लिमिटेड रहा है करंट अफेयर तक,
बट अभी इस चैनल का स्कोप बढ़ा रहे हैं हम, और उस कोशिश में आई बिन प्लानिंग सिंस लॉन्ग कि क्या ऐसा वीडियो लेकर के आऊँ मैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हेल्पफुल हो। एंड आई फेल्ट दैट PYQs आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हमारे चैनल पे PYQs के कंटेंट भी काफ़ी सारे मिलेंगे आपको। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। आपको जिन्हें लगता है कि जिनके उपयोग में आ सकता है उनके साथ शेयर कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्टअप कीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, विच इज़ रिलेटेड टू कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन सेपी। कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, it was launched in 2017. It is a partnership between public, private, philanthropic and civil organization. Founders कौन रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे एंड इंडिया, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वेलकम ट्रस्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सभी काफ़ी नामी जामी इंस्टीट्यूशंस है। ऐसे इंस्टीट्यूशन के फाउंडर्स भी आपको याद रखने हैं। इंडिया तो था ही, गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे भी थे, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वेलकम ट्रस्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एम क्या है इस इंस्टीट्यूशन का? सो इट एम्स टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए इसे बनाया गया है, एंड अदर बायोलॉजिकल काउंटर मेजर अगेंस्ट एपिडेमिक एंड पैंडेमिक थ्रेट। उससे तो एपिडेमिक और पैंडेमिक थ्रेट से डील करने के लिए ही इसका जो वैक्सीन्स डेवलप करनी होती है वो इसका काम है, मेकिंग दैम एक्सेसिबल टू एवरीवन इन नीड। सो कुछ टाइम पहले ही SEPI has started a initiative, the 100 days mission. 100 days mission, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि 100 डे मिशन किसने स्टार्ट किया था या फिर इसका एम क्या है? सो इट एम्स टू रिड्यूस द टाइम टू डेवलप सेफ, इफेक्टिव एंड ग्लोबली एक्सेसिबल वैक्सीन टू जस्ट 100 डेज। 100 डेज़ के अंदर ऐसा वैक्सीन डेवलप करने का एम रख रहा है ये। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, वो इंडिया सेपी मिशन को सपोर्ट करता है। अनदर टॉपिक इज यंग प्रोफेशनल स्कीम। यंग प्रोफेशनल स्कीम विच इज़ पार्ट ऑफ इंडिया UK माइग्रेशन एंड मोबिलिटी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड इन May 2021, अनाउंस एट G20 समिट इन बाली। तो G20 समिट के अंदर ही इसका अनाउंसमेंट हुआ था। इट वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड इन February 2023। इसके अंदर होगा क्या? सो इट अलाउस अप टू 3000 डिग्री होल्डिंग सिटीजन एज बिटवीन 18 to 30 फ्रॉम इंडिया एंड UK टू लीव एंड वर्क इन ईच अदर कंट्रीज फॉर 2 years। इसके सिग्निफिकेंस क्या रहेगी? सो इंडिया फर्स्ट ऐसा वीज़ा नेशनल कंट्री है जो ऐसा कुछ बेनिफिट मिलेगा जिसको ऐसा स्कीम के अंदर, यंग प्रोफेशनल स्कीम के अंदर। इट अलाउस इंडियन सिटीजन टू लिव एंड वर्क इन UK फॉर अप टू 2 years। 2 साल तक इंडियन सिटीजन्स वहाँ रह सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। हम एलिजिबिलिटी देखेंगे इसकी। सो हियर एलिजिबिलिटी इज गिवन। फर्स्ट इज इंडियन सिटीजन एज्ड, they should be aged between 18 to 30 years. They must have a bachelor degree or higher, यानी बैचलर डिग्री तो मस्ट है। must have €2530 in savings, must not have children under 18 living with or financially supported by them, must be selected in India Young Professional Scheme ballot before applying, एंड सिक्स्थ वन इज़ इनएलिजिबल। यहाँ पे इनएलिजिबिलिटी बताई जा रही है इफ़ प्रीवियसली इन UK अंडर द स्कीम और यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा। यानी ऊपर के 5 पॉइंट एलिजिबिलिटी कवर करते हैं और लास्ट पॉइंट कहता है कि अगर आप पहले ही इस स्कीम के अंदर UK आ चुके हैं या फिर यूथ मोबिलिटी स्कीम के तहत आ चुके हैं, यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा के तहत आ चुके हैं, तो आप इनएलिजिबल हैं, यानी आप वापस से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आई होप मैं इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं हूँ कि आप सुन नहीं पा रहे हैं। मैं फास्टली इसलिए पॉइंट टू पॉइंट कवर करती हूँ बिकॉज आई नो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, ये जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है उसमें चीज़ों को कवर करने के लिए काफ़ी चीज़ें आपको कवर करनी होती है, रिविज़न करना होता है। उसमें 2x की स्पीड से सुन रहे होते हैं, 1.5x की स्पीड से सुन रहे होते हैं, इतना ज़्यादा गुना स्पीड से सुन रहे होते हैं। तो बेहतर है मैं ही अपनी थोड़ी स्पीड रखूँ
Okay, then with this, our session comes to an end. Thank you for watching this video. Please do subscribe our channel, share it with the needy, and like ज़रूर से like करें. Thank you.